सुबह सुबह एक कॉलोनी के घर से बहुत जोर जोर से शोर आने लगता है। उस घर वाले जोर जोर से कह रहे थे कि कहाँ गई, यहाँ नहीं है तो कहाँ गई। इस तरह से वो लोग हल्ला मचा रहे थे। अब तभी कॉलोनी वाले वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उन लोगों से पूछने लगते हैं कि भाई तुम किस वजह से शोर मचा रहे हो। तो उसके बाद वो लोग बताते हैं कि हमारी माँ ऊपर वाले कमरे में रहा करती थी, लेकिन आज जब हमने खोलकर दरवाज़ा देखा तो माँ वहाँ पर नहीं थी। हमारी माँ को कोई चुरा कर ले गया है। इस बात को सुनकर कॉलोनी में एकदम से हड़कंप मच जाता है और चारों तरफ उस बुजुर्ग महिला को ढूंढा जाता है। लेकिन चारों तरफ ढूंढने के बाद भी जब वह महिला नहीं मिलती है तो कॉलोनी वाले इकट्ठा होते हैं और पुलिस को बुलाने की बात करते हैं। अब जैसे ही पुलिस को बुलाने की बात की जाती है तो वहीं उसी कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जावेद होता है वह वहां पर आता है और आने के बाद कॉलोनी वालों से कहने लगता है कि पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, इनकी मां को मैं ही चुरा कर ले गया था और अब मैं उसे अपने पास ही रखूंगा। यह बात देखकर कॉलोनी वाले बड़े ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह लड़का एक मुस्लिम है और यह हिंदू लड़कों की मां को ले जाकर क्या करेगा। इसके बाद वे लोग उससे पूछने लगते हैं कि भाई तू उसे क्यों चुरा कर ले गया है और अपने पास क्यों रखने की कह रहा है। तो इसके बाद जो जावेद होता है वह सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनने के बाद जो कॉलोनी वाले होते हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है और जो उसके बेटे अपनी मां को चुरी हुई बता रहे थे उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। क्या कहा था जावेद ने ऐसा और किस वजह से वह उसकी मां को चुरा कर ले गया था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर पति पत्नी है, 2 उनके लड़के हैं। पत्नी का नाम सावित्री है और पति का नाम किशनलाल है। किशनलाल और सावित्री जो काफी दिन पहले ग्वालियर में आकर रह रहे थे और फिलहाल उन्होंने अपना मकान बना लिया है। ग्वालियर की एक कॉलोनी के अंदर उन्होंने अच्छा सा मकान बनाया है जिसके अंदर वह अपने 2 बेटे, जिनमें से एक का नाम आकाश होता है और दूसरे का नाम सूरज होता है, उनके साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब सावित्री के पति मेहनत मजदूरी करने के लिए गए थे तो उसी टाइम पर उनका एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उनका देहांत हो गया था। यह बात जैसे सावित्री जी को पता चलती है तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती क्योंकि परिस्थितियां उनके हिसाब से नहीं चल सकती थी। इसके बाद उसके पति का अंतिम संस्कार होता है और बच्चों को पालने की जिम्मेवारी सावित्री जी के ऊपर हो जाती है। लेकिन उसके पति ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, शहर के अंदर इतना बड़ा घर बना दिया था जिसके अंदर वो किराएदार भी रख सकते थे। इसके बाद सावित्री जी उस मकान के अंदर किराएदार रखती हैं और साथ में छोटी मोटी रोजगार करने के लिए इधर उधर निकल जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो सावित्री देवी होती हैं अपने घर के अंदर 1-2 कमरा और बना देती हैं मेहनत मजदूरी करके और उसके बाद उसका समय अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है। उनका अपना घर था और घर के अंदर उन्होंने 3 पोर्शन बना दिए थे जिनके अंदर किराएदार रहा करते थे। अब उसे मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता है और वह अपने बच्चों को इन पैसों से ही पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। जैसे उसके बच्चे 12वीं क्लास में होते हैं तो उसी दौरान उनके घर पर एक लड़का आता है किराए का मकान ढूंढते ढूंढते और वह वहां पर उनके पास रहने लगता है। उस लड़के का नाम होता है जावेद। जावेद जो कि पीछे से कहीं और का रहने वाला है, लेकिन यहां पर रहकर वह अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह चाहता है कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त कर ले ताकि उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे। जावेद वहां पर रहता है और वहां पर रहते रहते इस परिवार के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता है। सावित्री देवी जावेद की इस हालत को देखकर उस पर बहुत ही ज्यादा तरस दिखाती हैं और अक्सर वो उसे खाना बनाकर अपने पास से दे दिया करती हैं और कहती है कि बेटा तू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह से समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ उसके बच्चे बड़े हो गए थे और वह अब नौकरी करने लगे थे। अब जैसे ही बच्चे नौकरी करने लगे थे तो सावित्री देवी उनकी शादी की चिंता करने लगती है और उनके लिए अच्छी अच्छी 2 लड़कियां ढूंढकर उन दोनों भाइयों की शादी करा देती है। शादी होने के बाद अब परिवार बड़ा हो गया था तो सावित्री देवी ने अब घर के अंदर किराएदार रखने बंद कर दिए थे क्योंकि अब उसके दोनों बेटे कमाया करते हैं तो उसे अब किराएदार की कोई भी जरूरत नहीं है। वह जावेद से तो वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन जावेद परिवार की कंडीशन को समझकर वहां से जाने में ही भलाई समझता है क्योंकि घर के अंदर 2 महिलाएं और आ चुकी हैं। अब तक तो केवल सावित्री देवी थी जिसे वो अपनी मां के समान समझा करता था, लेकिन अब अगर वो यहाँ पर रहेगा तो लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में बनाएंगे। तो इसी वजह से जावेद भी इस घर को खाली कर इस घर से एक घर छोड़कर रहने लगता है जो मकान किराए के
के लिए खाली पड़ा हुआ था और वहां पर जाकर जावेद रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जावेद भी नौकरी लग चुका था और अब उसकी शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद जावेद उसी कॉलोनी में उसी किराए के मकान में रहा करता और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करता रहता है। कभी कभी वह सावित्री देवी से मिलने के लिए आया करता अपनी पत्नी के साथ, लेकिन ज्यादातर अब वो अपनी दुनिया में मस्त रहने लगा था। इधर जो सावित्री देवी के बेटे थे वह भी फिलहाल अपनी माँ को अच्छी तरह से रखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बुढ़ापे का एक ऐसा फल होता है कि जितना ही पकता है उतना ही कड़वा हो जाता है। तो उसी तरह से जब सावित्री देवी की उम्र ढल जाती है तो उसी दौरान उसके बच्चे उससे नफरत करने लगते हैं और उसकी बहुएं आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। जब उनकी लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है तो सावित्री देवी उन्हें समझाने की कोशिश करती है और इसी दौरान बहुओं की लड़ाई सास से भी हो जाती है। सावित्री देवी उन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि अब सावित्री देवी कुछ किया नहीं करती है, केवल घर के अंदर ऐसी बैठी रहा करती हैं। वो केवल बहुओं को काम के लिए बता दिया करती, लेकिन फिलहाल अब उनके अपने काम के लिए भी उन्हें किसी और की जरूरत पड़ती है। अब इस चीज को जैसे उसके बेटे देखते हैं तो बेटे अपनी मां पर गुस्सा करने लगते हैं और वह नहीं सोचते कि इस मां ने कितनी मुसीबतों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, जबकि सावित्री देवी ने उनकी परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बेटे अपनी पत्नियों का कहा माना करते और उसी वजह से वो भी अपनी मां से नफरत करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से एक दिन दोनों बेटे अपनी मां को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और मां घर के बाहर बैठी हुई थी। अब इस बात को देखकर कॉलोनी वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और कॉलोनी वालों में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और कह देता है कि साहब यहां पर एक बुजुर्ग महिला को बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया है, आप लोग यहां पर आओ और इन बेटों को सबक सिखाओ। इसके बाद वहां के थाने से पुलिस वाले आते हैं और आने के बाद दोनों बेटों की अच्छी तरह से क्लास लेते हैं। क्लास लेने के बाद जब बेटों को लगता है कि मामला आगे बढ़ जाएगा तो वो लोग मजबूरन अपनी मां को अपने घर में रखने के लिए कहने लगते हैं और कहते हैं कि साहब हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और हम अपनी मां की देखभाल खुद से कर लेंगे। इसके बाद सावित्री देवी को वो घर में रखने लगते हैं और दोनों बेटे डिसाइड करते हैं कि एक महीने तो एक बेटे के पास रहेगी और एक महीने दूसरे बेटे के पास रहेगी। सावित्री देवी जब ये सब कुछ देखती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि जिन बच्चों को पाल पोस कर उसने इतना बड़ा किया है वो बच्चे आज उसका डिवाइडेशन कर रहे हैं, एक एक महीने अपने पास रखेंगे और उसके बाद भी हो सकता है वो मेरी सेवा ना करें। वह फूट फूट कर रोया करती है और अपने पति को याद किया करती है। सोचने लगती है कि अगर आप मुझे अपने साथ ले जाते तो बड़ा ही अच्छा होता, कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। इसी बात को सोच सोच कर वह फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन जो उसके बच्चे होते हैं उनको अपनी माँ के आंसू बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। वो तो केवल अपनी पत्नियों का कहा माना करते और जैसी पत्नियां बोल दिया करती और वैसी घर के अंदर माहौल बना दिया करते। धीरे धीरे 3 महीने बीतते हैं, लेकिन 3 महीने बाद जब छोटे बेटे के यहाँ से माँ को बड़े बेटे के वहां पर रहना था तो बड़े बेटे की जो पत्नी होती है वो उसे अपने पास रखने से साफ साफ मना कर देती है। अब जैसे उसने माँ को अपने पास रखने से मना किया था तो छोटे बेटे ने भी साफ साफ बोल दिया था कि हमारे यहाँ तो 1 महीने रह चुकी है, मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता, तुम लोगों को ही रखना होगा। इसके बाद परिवार में आपस में बहस होने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद वो पूरा परिवार शांत हो जाता है और शांत होने के बाद इस बात का निश्चय करने लगते हैं कि किस तरह से आगे समय व्यतीत होगा। अगर माँ को घर से बाहर निकालते हैं तब भी लोग ताना मारते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं, और अगर हम अपनी माँ को किसी और जगह छोड़ आए तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी, पुलिस वाले फिर भी हमें पकड़ लेंगे। इसी बात को सोचकर बेटे और पत्नियां आपस में विचार करते हैं और विचार करने के बाद जो बड़ा भाई होता है एकदम से एक बात अपने छोटे भाई को बताता है। वो अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि माँ को ऊपर छोड़ देते हैं और सर्दियों का समय है, कुछ दिनों में अपने आप ही ऊपर वाले के पास चली जाएगी और उसके बाद ये हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब वैसे भी ये बुजुर्ग हो चली है, अब इसका काम ही क्या है, क्योंकि सावित्री देवी की उम्र फिलहाल 88 साल हो गई थी और उसको इधर उधर चलने फिरने के लिए भी एक सहारे की जरूरत होती है, जो सहारा बनने से उसके बेटे मना कर रहे थे। अब छोटा भाई इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और उसके बाद वो भी इसकी इस युक्ति में शामिल हो जाता है। कहता है कि हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, तो माँ को ऊपर छोड़ देते हैं और वहां पर जब कुछ दिन रहेगी तो उसके बाद ऊपर वाले के पास चली जाएगी और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि ये बुजुर्ग भी हो चली है और कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। इसी बात को सोचकर चारों बेटे और बहू अपनी बुजुर्ग माँ को ले जाकर ऊपर छत पर छोड़ देते हैं और बाहर से जो सीढ़ियों का गेट था उस गेट को उन्होंने बंद कर दिया था। इसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि माँ को खाना भी नहीं देना है ताकि ये जल्दी से जल्दी ऊपर वाले के पास चली जाए और हम लोगों को उससे छुटकारा मिल जाए। अब शहर के अंदर का जो माहौल होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है, गाँव की तरह नहीं कि हर किसी से कोई मिलने के लिए आता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। इसी वजह से सावित्री देवी ऊपर बंद रहती हैं और उसके बेटे नीचे आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे
सावित्री देवी को उस कमरे के अंदर बंद हुए 4 से 5 दिन हो जाते हैं और 4-5 दिन बाद बच्चे सोचते हैं कि अब तो बुढ़िया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होगी, अब उसको ऊपर से उतार लेते हैं और उतारने के बाद उसका अंतिम संस्कार करा देंगे। ऐसा सोचकर जब बड़ा बेटा ऊपर जाता है और जैसे सीढ़ियों वाला दरवाजा खोलता है और वहां पर अपनी मां को देखने लगता है तो एकदम से वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि यहां पर जिस कमरे के अंदर उन्होंने अपनी मां को छोड़ा था वहां पर उनकी मां नहीं थी। तो वह इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे उसकी मां कहीं भी नहीं मिलती है। और इसके बाद वे छोटे भाई और अपनी अपनी पत्नियों को वहां पर बुलाते हैं। वहां पर बुलाने के बाद जैसे ही वो देखते हैं कि उनकी मां यहां पर नहीं है तो वो लोग बड़े ही हैरान होते हैं और इस बात को लेकर शोर शराबा करने लगते हैं। अब जैसे शोर शराबा ज्यादा होता है तो कॉलोनी वाले इस बात को सुन लेते हैं और उनके दरवाजे पर जमावड़ा होने लगता है। इसके बाद दोनों बेटे घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद अपनी मां को ढूंढने लगते हैं और कॉलोनी वालों से पूछने लगते हैं। जब कॉलोनी वाले उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो लोग बताते हैं कि हमारी मां को कोई चुरा ले गया है, वो ऊपर वाले कमरे में थी और ना जाने कहां चली गई। अब इस बात को सुनकर जितने भी कॉलोनी के लोग होते हैं वो बड़े ही हैरान होते हैं कि एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 88 साल है उसको भला कौन चुरा कर ले जाएगा। इसके बाद कॉलोनी वाले उनके साथ मिलकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी मां का कोई अता पता नहीं होता है, क्योंकि कॉलोनी वालों का यह मानना था कि बुजुर्ग अवस्था है, कहीं छत से गिरकर इधर उधर तो नहीं पड़ी हुई है। तो घर के चारों तरफ देखा जाता है, लेकिन कहीं पर भी उस बुजुर्ग महिला का कोई भी अता पता नहीं था। पड़ोस में रहने वाला जावेद भी वहां पर आ जाता है और वह भी उन लोगों के साथ मिलकर उस बुजुर्ग महिला को ढूंढने लगता है। इसके बाद कॉलोनी वाले जब ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद पुलिस बुलाने की बात करने लगते हैं। अब जैसे ही जावेद ये सुनता है कि ये लोग पुलिस बुलाना चाहते हैं तो वह एकदम से उनको रोकता कहता है कि पुलिस को क्यों बुलाना, क्या जरूरत है पुलिस बुलाने की। लेकिन तभी कॉलोनी वाले कहते हैं कि भाई इनकी मां है और वो कहां चली गई उसका कोई भी अता पता नहीं मिल रहा है, तो पुलिस को तो बुलाना बनता है, कहीं इन लोगों ने उसके साथ कुछ कर न दिया हो। इस बात को सुनकर मजबूरन जो जावेद होता है उसे सच बताना पड़ता है और वो कहता है कि नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, इनकी मां को मैं ही चुरा कर ले गया हूं। अब यह बात जैसे कॉलोनी वाले सुनते हैं तो एकदम से बड़े ही हैरान हो जाते हैं और आश्चर्य भरी दृष्टि से जावेद की तरफ देखने लगते हैं। वह उससे पूछते हैं कि भाई इनकी मां को तू क्यों चुरा कर ले गया है। तो जावेद कहने लगता है कि इनकी मां ने मुझे भी पाल पोस कर बड़ा किया है और उनके अंदर मुझे अपनी मां दिखाई दिया करती है। एक दिन शाम के समय मैं पत्नी के साथ अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था तो एक घर छोड़ के इनका घर है और वहां से सावित्री मां मुझे दिखाई देती हैं जो कि इधर उधर देख रही थी। उसके बाद मैं छतों से होता हुआ उसके पास चला जाता हूं और उससे पूछने लगता हूं कि मां तुम ठीक तो हो ना, और यहां पर क्या कर रही हो, यहां से गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। इसके बाद मां अपनी हालत के बारे में मुझे बताती है। उसके बेटों ने उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था और यहां तक कि रात में सोने के लिए गर्म कपड़े भी उसे नहीं दिए थे। इसी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर इनकी मां को अपने घर ले आया हूं और वो मेरे घर में सही सलामत है, अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। इसके बाद जब कॉलोनी वाले इस बात को सुनते हैं तो बड़े ही हैरान होते हैं और हैरानी से उन बच्चों की तरफ देखने लगते हैं जिन बच्चों के लिए मां ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन बच्चों ने मां के साथ कितना बुरा किया है, उसको सर्दियों में छत वाले कमरे में रहने के लिए छोड़ दिया और एक भी गर्म कपड़ा नहीं दिया। अब जैसे ये बातें होती हैं तो जावेद की पत्नी उस बुजुर्ग महिला को अपने साथ लेकर वहां पर आ जाती है और कहने लगती है देखो पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, माँ जी हमारे पास ही हैं, अगर आप लोग कहो तो माँ जी को हम अपने पास रख लेंगे, हमें कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जावेद की पत्नी को भी पता था कि इस बुजुर्ग महिला ने उसके पति का कितना साथ दिया है और इस बुजुर्ग महिला के अंदर उसे अपनी माँ की छवि दिखाई दिया करती है। अब इसके बाद जो कॉलोनी वाले वहां पर जमा हुए थे वह सावित्री देवी जी के बेटों को धमकाने लगते हैं और उन्हें बार बार धिक्कारने लगते हैं। लेकिन तभी सावित्री देवी अपनी कांपती सी आवाज में कहती है कि इनसे कुछ मत कहो, इनके लिए मेरे पास एक अच्छी सजा है जिस सजा को मैं इन्हें देना चाहती हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके चाहे आपको पुलिस बुलानी पड़े, इन लोगों को मेरे घर से निकाल दो, क्योंकि यह घर जिस घर के अंदर ये रहा करते हैं वो घर आज भी मेरा है और इस घर के अंदर मैं इनको एक सेकंड भी नहीं रहने दे सकती, क्योंकि वह घर सावित्री देवी के नाम था। अब बच्चे जब इस बात को सुनते हैं तो अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमें घर से मत निकालो, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन सावित्री देवी उनकी एक नहीं सुनती है और उन्हें फौरन से घर खाली करने के लिए कह देती है और जावेद से कहती है कि बेटा अब तू अपना पूरा सामान ले आ और यहीं पर मेरे साथ इसी घर में रहे, तुम्हें किराए के घर में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब मेरी देखभाल तू करेगा तो इन लोगों को मैं इस घर में क्यों रहने दूं जिस घर को मेहनत से मैंने और मेरे पति ने बनाया है। ये लोग अगर मेरी सेवा नहीं कर सकते तो इन्हें इस घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर मां सावित्री उनको घर से निकाल देती है। लेकिन तभी
जो जावेद होता है वह सावित्री देवी से मना करता है, कहता है कि माँ रहने दो, इनको यहीं पर रहने दो, मुझे आपके घर से कोई भी मतलब नहीं है, मैं अपने पैसे कमाकर तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ और मुझे इस लालच के चक्कर में नहीं पड़ना। ऐसा कहकर वो मना कर देता है, लेकिन सावित्री देवी कह देती है कि ठीक है बेटा, तुझे लालच में नहीं पड़ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस लालच में जरूर पड़कर रहूंगी और इन लोगों को मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। उसके बाद सावित्री देवी अपने दोनों बच्चों को फौरन से घर खाली करने के लिए कह देती है और उन्हें घर से निकाल देती है और उस घर के अंदर किराएदार बसा देती है। किराएदार बस गए थे और जो कुछ भी पैसा आया करता सावित्री देवी उन पैसों को अपने पास रखा कर दी। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी की हालत में सुधार आने लगता है, क्योंकि जावेद और उसकी पत्नी उसकी अच्छी से देखभाल किया करते, उसे नहला धुलाकर टाइम पर खाना दिया करते। उसके बाद जो सावित्री देवी होती हैं वो 6 साल तक और जिंदा रहती हैं और उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। जावेद हिंदू रीति रिवाजी के साथ उनका अंतिम संस्कार करता है, कॉलोनी वाले भी अंतिम संस्कार में उसके साथ होते हैं। जाते जाते वह उस घर को जावेद के नाम कर गई थी और बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया था। आप क्या कहना चाहते हो सावित्री देवी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनके बच्चों के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो जावेद के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानी बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।